अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सर, काउंटर पर खड़े मैनेजर ने उसे देखकर हैरत का इजहार किया था। क्या सब रेडी है? मैनेजर को देखते हुए उसे संजीदगी से पूछा था, जिस पर वो जल्दी से हाँ में साड़ी हिलाते हुए एक ब्लैक कलर का बैग उसकी तरफ बढ़ा चुका था। संजीदगी से बैग लेते हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा था। तभी ने चोर ने उसको देखा था। इस बैग में क्या होगा और इतना लेट कहाँ जा रहे हैं? वो सोच चुके मन में उलझी हुई थी जब एक वेटर उसे टकराया। सॉरी मैम, रियली सॉरी, गलती से हो गया। वेटर हिकलाते हुए जल्दी से फर्श पर बिखरा सामान उठाने लगा। तभी ने गौर से सामान का जायजा लिया था। वो नैपकिन रखते हुए प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखते हुए फौरन वहां से गायब हो गया था। देखकर तभी को ठंडे पसीने छूटे थे। दिल की सुनकर वो खौफजदा होकर वापस अपने रूम में आई थी। वो डार्क ब्लैक पैंट पहनी, ब्लैक हुड पहने हुए, हाथों पर लेदर के ब्लैक ग्लव्स पहने हुए, शूज के लेसेस बंद रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? वो सैमी भी पूछ गई थी। बेड से उठते हुए वो उसके रूबरू आया था। तभी ने सर उठाकर उसके हैजल आंखों में देखा था, जिसमें डेढ़ सटपान था। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, प्रॉमिस करें अब यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। नरमी से कंधों पर हाथ रखते हुए वो गंभीर लहजे में बोला था। हमें आपको कुछ बताना था। वो नजर झुकाते हुए हौसला लहजे में बोली थी। बोले, मैं सुन रहा हूँ। उसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे से रखाते हुए मोहब्बत से पूछ रहा था। उसका नरम लहजे पर वो और परेशान हुई थी। वो उसे रोकना चाहती थी, बताना चाहती थी कि उसका दिल घबरा रहा है, मगर कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। बस घबराहट के साथ आई नजर से देख रही थी। कुछ नहीं, हमें घबराहट हो रही है। सैम कर होंठ काटती हुई उसकी आंखों को एक बार फिर देख गई थी। कुछ नहीं होगा। ताबी की पेशानी पर लब रखते हुए वो संजीदगी से कहकर जा चुका था। अपने साथ शायद उसका दिल भी ले गया था। अल्लाह पाक प्लीज कुछ गलत ना हो। वो सोचते हुए दरवाजे को हाली नजर से देखी थी। कुछ सोचकर उसने न्यूज चैनल लगाया था। रिमोट हाथ में थामते हुए वो बेड पर बैठी थी। मरी में तूफानी बारिश और आंधी की पेश गोई और शदीद बर्फबारी का अमकान, वार्निंग जारी कर दी गई है। सुनते ही वो घबरा गई थी। वो टेंशन से रिमोट पर गिफ्ट सर्च करते हुए लब बीच कर उसकी सलामती की दुआ कर गई थी। दरवाजे पर नाक हुई। वो घबराते हुए उठी थी। दरवाजा खुला तो हैरान और होश से अपनी जगह जम गई थी। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की बर्फबारी हो रही थी। मौसम बेहद खुशगवार था। वो मोबाइल पर कुछ देखते हुए रोड पर चल रहा था। एक ब्लैक कलर की कार कुछ फासले पर खड़ी नजर आई थी। वो मोबाइल पैंट की पॉकेट में डालते हुए सराय से दाएं बाएं देख गया था। क्यों बे, कौन है तू? क्या कर रहा है? जहाँ कार का हुड डालते हुए एक दुबला आदमी उसके रास्ते रोकते हुए बड़ी आवाज में बोला था। तुम्हारे बाप की सड़क है? वो तनदिया अंदाज में कहते हुए उसे गुस्सा दिला गया था। तुझे तो उसके हुड के गिरबान को पकड़ते हुए हाथ बढ़ाकर दांत पीसते हुए बोला था, जबकि वो फुर्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए उसका बाजू मरोड़ गया था। करच, वो बाजू पकड़ते हुए रोड पर गिरा था, जबकि दूसरा आदमी कार से निकलते उसकी तरफ बढ़ा था। जबकि सामने रोड पर पड़े हुए अपने साथी की लुटी हुई हालत देख वो चौंका था। कौन सी हड्डी जुर्माना चाहोगे? वो मुट्ठी बीचते हुए उसकी जन्म देकर सराय से बोला था। अब बेशाने, ज्यादा शानपति नहीं। कौन है तू? बोल। वो चाक निकालते हुए उसकी तरफ देखकर बोला था, जिस पर वो महज हंसा था। बोल, कौन है तू? चाक उठाए उसकी कदम बढ़ाए। वो दांत कुछ चाकर बोला था। डायमंड। उसका नाम सुनकर उस आदमी के कदम सर पर जम गए थे। वो चाक फेंकते हुए उठे कदम पीछे भागने की सोच में अपने ही साथी पर चढ़ते हुए नीचे गिरा था। ची ची ची, इतना खौफ! तंज करते हुए उसके बाल से पकड़ चुका था। बोलो, कहाँ कहाँ प्लान्स करने वाले थे? दोनों को चेहरे का रंग उड़ा था उसकी बात सुनकर। बोलो, वरना जहाँ से हाथ धो बैठोगे, करत लाज में कहते हुए वो दोनों को गर्दन से दबो चुका था। माफ कर दो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसे दिए गए हैं। हमें किसी जगह बा का ऑर्डर नहीं मिला। मैं सच कह रहा हूँ। उसे कामते हुए बस इतना ही कह पाया था। किसने ऑर्डर दिया? बोलो। नाम नहीं पता। उसने मुंह ढका हुआ था। 6 फुट का होगा। उसके हाथ में एक अंगूठी थी। फिरोजा फिरोजा पहना हुआ था उसने। वो संजीदगी से उसे छोड़ चुका था। गंदा पकड़ते हुए वो सिर पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसे देखकर वो ठगते हुए 2 कदम पीछे हुई थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ बेटा, अब भी वही कहूंगा। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। उस शख्स के साथ पिछली मुलाकात याद करते हुए घबरा गए थे जब वो रेस्टोरेंट में मुझसे मिलने आया था। मैं कहता था ना, वो एक गैंगस्टर है। देखो सबूत के साथ आया हूँ। कितनी बेदर्दी और बेरहमी उसने शहवाग को मारा था। फ्लैश ड्राइव उसकी तरफ बढ़ाते हुए इल्हाम दुरानी मुस्लिम आंसू बहा गए थे। वो लबीजती हुई कामते हुए हाथों के साथ इस फ्लैश ड्राइव ले चुकी थी। लैपटॉप पर फ्लैश ड्राइव लगाते हुए सहमी नजर से इल्हाम दुरानी को देखी थी, जो शहवाग का पुराने बिजनेस पार्टनर और फैमिली फ्रेंड में से एक था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। उस सोफे पर बर्जमान शहवार मलक उनके सामने तरफ रहा था। उसके जख्मी हाथ को पैर से कुचल रहा था। तभी ने होफ से कंपते हुए मुंह पर हाथ रखा था। चलने की आवाज आई तो शहबाज साकत हो गया था। तभी की आंखों से आंसू झुर्रियां बह गई थी। दबी हुई ची उसके हलक में ही हता हो गई थी। उसकी आवाज बैठ गई थी। वो बोलने लायक नहीं रही थी। मैं सच कहता था ना बेटा, वो एक गैंगस्टर है। इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। तुम्हें मेरी बात तब सुन लेनी चाहिए थी जब उसने तुम्हें अगवा कर तुमसे जबरदस्ती निकाह किया था। तुमने देखा था ना वो किस हद तक गिर सकता है। काश तुमने मेरी बात मानकर पहले उसका डाटा मुझे ट्रांसफर कर दिया होता। इल्हाम दुरानी ने मुस्कुराकर उसका आंसू से भिगा हुआ चेहरा देखा। उसकी आंखों में खौफ था, मजान काजमी के लिए बेहद खौफ।
अब ये वक्त था बेटा, उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना, मैं शहरवार को इंसाफ दिलवा सकता हूँ। तभी के सर पर हाथ रखते हुए वो लहजे में मिठास खोलकर बोला था और वो उसके चाल में फंस रही थी। मेरी राय पर गौर जरूर करना, इल्हाम दुरानी कहकर फौरन फोन पर मैसेज पढ़ता हुआ उठकर वहां से निकला था, क्योंकि उसे उसके आदमी ने मरजान के आने की खबर दी थी। वो फ्लैश ट्रैप लैपटॉप में ही छोड़कर कमरे से बाहर भागी थी। उसने डैड को मार दिया, हुनी है वो, शीश को दबाते हुए तेज से भाग रही थी। वो निकल जाना चाहती थी उसकी कैद से। डैड, वो रोते हुए होटल से बाहर आई थी। उसकी आंखों के सामने मलक शेवा का चेहरा था, जिसे बेहद प्यार करता था, मगर किसी लालच की गर्ज से जिस पास से वो बेखबर थी। जारा उसके कदमों कुछ उससे कुछ कदमों के फासले पर वो रुका था। वो नजरों में डेरू, बेचैनी और होश मायूस की तरफ देख रही थी, जबकि उसका आंसू से भीगा चेहरा, सूरज सूजी आंखें देखकर मरजान के दिल ने धड़कना बंद किया था। दूर रहो मुझसे, वो चीती हुई उससे दूर हटी थी, जबकि वो आज भी उसकी बेमतलब बेरूही पर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। हुनी हो तुम, एक गैंगस्टर, दूर रहो मुझसे मरजान काज़मी। बेहद नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे वजूद से, तुमसे जुड़ी एक एक बात से नफरत करती हूँ। कान पर हाथ रखते वो चीही थी, जबकि उसके लिए अब खड़ा रहना घुटन हो रहा था। वो किस कदर बेरहमी से हर आए दिन उसका दिल यूं चिकना चूर कर देती थी। मोहब्बत करते हैं ना तुम मुझसे, कभी नहीं मिलूंगी मैं तुम्हें, कभी हासिल नहीं कर पाओगे। वो सदमे से नादार होते हुए हर कदम के साथ उससे दूर हो रही थी। वो आपके डैड नहीं थे ज़ारा, जस्ट शट अप। वो कितने झूठ बोलोगे मुझसे। वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए उसे बेहद तकलीफ दे रही थी। काश काश तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले मैं मर गई होती। दिल दोस्त सिसकियां बढ़ती हुई वो पीछे हो रही थी। वो शख्स जो पूरी दुनिया के सामने एक बेहिस और पत्थर दिल का था, आज चीख चीखकर रोना चाहता था। आज वो अपने दिल के सारे गम आंसू में बहा देना चाहता था। उसकी हैजल आंखों में नमी आई थी। एक आंसू उसकी आंख से उसके रुखसार पर गिरा था। आज वो रुला चुकी थी उसे। जारा उसके पीछे से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी को देखकर डरा था। मध्यम से ची, बल्कि एक सिसकी सी उसके हलक से हटा हुई थी। वो छोटा सा खून में लथपथ वजूद उसकी आंखों के सामने सिर पर गिरा हुआ था। वो सदमे से नडाल घुटनों में डह गया था। उसकी आंखों की बेनाई जा चुकी थी। गाड़ी फराटे बढ़ती हुई सड़क पर दौड़ गई थी। आसपास के लोग सड़क पर जमा हुए थे। हरब मुदायम भी शोर सुनकर सड़क पर निकल आए थे। सामने का दिल दिला देने वाला मर्द उन्हें हिलाकर रख गया था। उसके लंबे सिल्की बाल खून से भरे हुए थे। उसकी पेशानी तक खून बह निकला था, जबकि वो किसी दीवानी की तरह हाली नजरों से बगैर कोई हरकत की देख रहा था। वो साकसी आंखें मूंदे हुए बेहद मासूम लग रही थी। हरब तेजी से मरजान तक आया था, उसे जमीन से उठाया था। वो किसी जिंदा लाश में तब्दील हो चुका था। क्या मोड़ लिया था उसकी जिंदगी ने। दाएं मुहर्रब ने उसे संभाल कर अपने पैर पर खड़ा किया था, जबकि लोग पहले ही हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुला चुके थे। भाई संभाले खुद को, हरब ने उसका कान हिलाते हुए धीरे से कहा था। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, उसके पास लेकर चलो, वो गंभीर लहजे में कहता हुआ आंखें बंद कर गया था। चीयर्स, ग्लास आपस में मिलाते हुए सब कहकर लगाकर हंसे थे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा, क्या वह मरजान काज़मी था? तुमने चेहरा देखा था उसका? अफसोस। उनमें से एक शख्स हबासा से कहते हुए हंसा था। मोहब्बत मिस्टर कपूर, मोहब्बत ने बड़े बड़े लोगों को दीवाना किया है, वो तो फिर भी कुमारी की तरह एक इंसान ही है। मिस्टर राय ने ड्रिंक ग्लास में डालते हुए मुस्कुराकर कहा था। अगर वो मर गए तो? मिस्टर कपूर ने मुंह में उचकाकर पूछा था। तो समझो मरजान काज़मी का नाम इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा, मिस्टर राय ने कहकर लगाया था। लेकिन अगर वो बच गई तो तुम दोनों को इस हमीज शेर से कौन बचाएगा? इल्हाम दुरानी ने दोनों को डराया था, जिस पर वो फलक शिकाफ कहकर लगा चुके थे। वो बचेगी तब ना, ये इश्क बड़ा कम बहुत होता है। महबूब मर जाए तो आशों को भी दर्द दर्द की ठोकरें खाने में मजबूर कर देता है, मिस्टर राय ने सिर का कश लगाते हुए कहा, जिस पर सब एक बार फिर हंसे थे। मरजान भाई को होश आ गया है। उसे होश में आता देखकर दाइम ने जल्दी से सबको बुलाया था। शहनशाह साहब, जो हाथ में तस्वीर लिए कब से दुआ कर रहे थे, जल्दी से उठकर उसके बेड तक आए थे। वो संजीदगी से उठा था, सबको अपने पास देकर। जारा, दादा साईं, जारा वो कैसी है? उसका ख्याल आते ही वो बेकरारी से पूछ किया था। शहनशाह साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए उससे लेटने का इशारा किया था। वो जल्दी से हाथ में लगी ड्रिप को खींच कर उतार चुका था। सब्र रखो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। शहनशाह साहब ने उसे दिलासा देने की कोशिश की थी। वो कहाँ है बाबा साईं? सीने में उठते हुए दर्द को महसूस करने के बाद भी अनजान करते हुए वो मसलसल उसका पूछ रहा था। वो आईसीयू में है बेटा। लफ्ज थे या जहर या जहरीला हंजर जो सीने में दरसता हुआ चला जा रहा था। वो एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता था उस पर, और वो आईसीयू में थी। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आईसीयू की तरफ गया था, जबकि हड़प और दाइम उसके पीछे गए थे। ये सब क्या हो गया? साले सर झुकावे बैठी कब से सिसक रही थी, जब किसी ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया था। सूजी आंखों से उसकी जन्म दे के थी। वो संजीदगी से उसको देख रहा था। हमें नहीं चाहिए, लपकारती हुई वो सत लहजे में बोली थी। आपने कल रात से कुछ नहीं लिया, वो सत लहजे में बोला था। मैं इन हालात में कैसे कुछ खा सकती हूँ? मेरे भैया भाभी की हालत देखी है आपने? वो रोते हुए आईसीयू की तरफ देखे थी, जहाँ पर डॉक्टर उसे अंदर जाने से मना कर रहे थे। नदीम सद नजर से उसकी तरफ देखते हुए खामोश हुआ था। सबको पीछे हटाते हुए वो अंदर आया था। मशीनों में जकड़ा हुआ उसका नाजुक वजूद बिल्कुल साका था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ मशीनों की बीप्स थी, मगर दिलों में उठते तूफान का क्या
वो छोटे छोटे कदम रखते हुए उसके बेड तक आया था। उसका ड्रिप लगा हुआ छोटा हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए वो सीने से लगा गया था। पुरकशिश हसीन आंखों में आंसू तैरे थे। कैसे कर सकती हो ऐसा मेरे साथ, सद लहजे में कहता हुआ उसे शिकायत कर रहा था। जुनैरा ने ग्लास विंडो के शीशे पर हाथ रखकर उसे देखा था। जब आफरीन बेगम ने उसे कंधे पर हाथ रखा था, वो आंसू पूछते हुए पीछे मुड़ी थी। दूसरों की कीमती चीजें देखकर अपनी खास चीजें तोड़ा नहीं करते मेरी बच्ची। आफरीन बेगम के लफ्ज उस पर दिल पर लगते हुए महसूस हुए थे। उनका मतलब मरजान से था, और वो जो चीज आपकी हो उसे आपसे छीन कर किसी को थमा दिया जाए उसका क्या? जुनैरा ने हफा लहजे में अपनी माँ से पूछा। और जो बेवजह बगैर किसी कसूर के आपकी वजह से सजाएं भुगते उनका क्या? अपने बेगम के सवाल पर वो घबराकर हड़प की तरफ देखी थी, जो सर झुकाए उंगलियों से पेशानी मसलते हुए न जाने किन सोचों में गर्क था। उसका कोई कसूर नहीं है मेरी बच्ची, ये किस्मत बड़े अजीब खेल खेलती है। जुनैरा ने सख्त नजर से हड़प को देखा था, जो पूछ दीवार से लगाते हुए डिप्रेशन से आंखें मूंद गया था। जाओ उसके पास। जुनैरा के कंधे पर हाथ रखती हुई वो शफकत से बोली थी, जिस पर वो हाली नजरों से अपनी माँ को देखती हुई हड़प के पास जाकर बैठी थी। जुनैरा जो कुछ देर यूं ही बैठने के बाद उसके हाथ पर हाथ रख गई थी। अपनी बेगम ने मुस्कुराते हुए हर्ब को देखा था, जिसका हाथ धीरे से दबाकर उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। माजी, ये तुर्की के नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एक कुशादा ग्राउंड का मंजर था। एक 4 साल की बच्ची आंखों पर हाथ रखती हुई रो रही थी, जबकि कुछ बच्चे उस पर हंस रहे थे। उसके तो बाबा भी नहीं है, एक दब्बू घोड़ा लड़का इंग्लिश में कहते हुए उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए हंसकर बोला था। तभी किसी ने उसे कांधे से पकड़ते हुए उठाया था। हाउ डेयर यू! उसे लड़के के यूनिफॉर्म का कॉलर पकड़ते हुए वो गुस्से से चीहा था। पीछे से लड़के को धक्का देते वो पहले लड़के के मुंह पर मुक्का मार चुका था। उसके नाक से खून बाहर निकला था। नो जान, वो देखते हुए मुंह पर हाथ रखते हुए घबराकर बोली थी, जबकि वो दूसरे लड़के को गिरबान से दबोच चुका था। प्लीज नो। वो सहमी हुई छोटे छोटे हाथों से उसका बाजू पकड़कर उसे रोकते हुए रो पड़ी थी। डोंट फाइट प्लीज। उसका बाजू पकड़ते हुए वो बोली थी, जिस पर वह संजीदगी से शर्ट की पॉकेट से रुमाल निकालते हुए उसके आंसू साफ पड़ गया था। वो मुस्कुराते हुए उसे गले लगाकर हंसी थी। वेंटिलेटर्स पर पड़े हुए साकत वजूद ने हिचकोले खाए थे। वो पूरी तरह से लजर उठी थी। रिचार्ज अगेन प्लीज। पेशेंट की धड़कन कम हो रही है, शी इज डाइंग। डॉक्टर ने नर्स को देखकर परेशानी से कहा था। वो दरवाजे पर खड़ा सख्त नजर से सब देख रहा था। आज फिर उसे इन्हीं इलेक्ट्रिक की अजियत से गुजारा जा रहा था, मगर वो बेबस था। वो दोबारा देने पर जरा सी लज्जत का वो दोबारा डैश सी गई थी। रिचार्ज अगेन, लास्ट टाइम, रेडी। पीप पीप पीप। उसके सर के करीब पड़ी मशीन से आवाज आई थी। साथ ही मशीन के मॉनिटर पर उतार जाओ करती हुई लकीर एक सीधी लकीर में तब्दील हुई थी। डॉक्टर ने मास्क उतारते हुए आखिरी बार उसके मशीन में जकड़े साकत वजूद को देखा था। वो दरवाजा खोलते हुए बोझा कदमों के साथ अंदर आया था। सॉरी मिस्टर मरजान काजमी, योर पेशेंट इज नो मोर। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सत आ बढ़ी थी। डॉक्टर ने मास्क उतारते हुए उसकी आखिरी बार उस मशीन में जकड़े साकत वजूद को देखा था। वो दरवाजा खोलते हुए बोझा कदमों के साथ अंदर आया था। सॉरी मिस्टर मरजान काजमी, योर पेशेंट इज नो मोर। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सत आ बढ़ी थी। शहनशाह काजमी के साथ सभी अंदर आए थे। वो संजीदगी से चलता हुआ उनके करीब रुका था। साले और अलीजिया खुद को नहीं देख संभाल पा रही थी। वो दोनों रो पड़ी थी। अपनी बेगम नम आंखों के साथ साले का कंधा दबा गई थी। वो कुछ देर यूं ही साकत खराब से देखता रहा। शहनशाह साहब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ आए थे। हमें अकेला छोड़ दे दादा साईं। नहीं बच्चे, प्लीज दादा साईं, वो दो टोक लहजे में बोला था। भाई, मैंने कहा हमें अकेला छोड़ दो। वो खत लहजे में कहता हुआ हड़प को टोक चुका था। वो सर झुकाता हुआ बाकियों के साथ आईसीयू से बाहर निकल गया था। चेयर खींच कर उसके करीब रखते हुए वो संजीदगी से बैठा। उसकी आंखों में इंतहा का सदपन था। किसने दिया तुम्हें हक मेरी जिंदगी में आकर? मुझे खुद से इश्क करने पर मजबूर करने के बाद जब बेइंतहा इश्क कर बैठूं तो यूं छोड़कर जाने का? पूरी शिद्दत से दुकान से झंझो कर वो धारा था। उसका साथ वजूद उस वक्त इस कदर कूद पर नजर उठा था। जानना ही चाहती थी तो ये बेवफा इश्क अपने साथ लेकर जाती। तड़पाना चाहती हो मुझे तुम? पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। क्यों आई थी मेरी जिंदगी में तुम? आहर जब यूं छोड़कर जाना था। साइड टेबल पर पड़ा हुआ सामान नीचे गिराते हुए जहमी शेख की तरह धरा था। एक बात याद रखना ज़ारा मरजान काजमी, तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इश्क किया है मैंने, इश्क की आग में झुलस रहा हूँ पिछले 13 साल से। इसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए उसका चेहरा बेहद करीब कर गया था। एक बात याद रखना, बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हारी तलब रही है। मुझे सब कुछ छोड़कर भी तुम्हें पाने का जुनून नस नस में रहा है, और इश्क इश्क में मेरी तबाही की वजह तुम साबित हुई हो। मैं बेहिस था, मगर तुम बेवफा निकली, छोड़कर गई तुम हो। वो तंजा लहजे में कहते हुए उसे छोड़ चुका था। उसकी आंख से आंसू की एक लड़ी टूटकर कुशन में जज्ब हुई थी, जिसे उसने नहीं देखा था। मैंने तुम्हें किया मानता हूँ, लेकिन वो तो जिस्मानी जख्म थे ना। इन जख्म को क्या जो तुमने मुझे मेरी रूह पर दिए हैं? तुम सोचते हो ये मरजान काजमी जो दुनिया के सामने बेहिस सालम न जाने क्या कुछ बनकर घूमता है, तुम्हारी कमी सह पाएगा? बोलो, कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो कर्ब की आरी हदूद पर था। चाहे दर्द थे, चाहे दूर थे हम, हमारे बीच बेहद फासले थे, मगर एक आस तो थी इस दिल में। इस दिल में राह थी, दूर सही मगर नजरों के सामने तो थी ना।
उसे सीने से लगाते हुए वो आंखें मीचते हुए सख्त लहजे में बोला था, नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर ज़ारा, नहीं जी सकता। कैसे छोड़कर जा सकती हो? बेहाद साथी से उसके छोटे से वजूद को सीने में बीच गया था। इस कदर साथी पर उसके वजूद ने झटका खाया था। दर्द की एक लहर उसके वजूद में उठी थी। वो बुरी तरह खांसी थी। उसका चेहरा हाथों में थामते हुए वो संजीदगी से उसे देख गया था, जिसकी आंखों से आंसू मोती की तरह गिर रहे थे और वो खांसे थी। डॉक्टर जो उसे ले जाने के लिए अंदर आए थे, उसे खांसे देखकर हैरतदा हुए थे। इट्स इम्पॉसिबल हाउ। नर्स प्रोवाइड ऑक्सीजन। डाटा जल्दी से नर्स से कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि मरजान ने अब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई थी। उसके बेसुकून वजूद में सुकून आया था। वो पुरसुकून हो गई थी। मनवर साहब जो अभी अभी वहां उसकी मौत की खबर सुनकर पहुंचे थे, ग्लास विंडो से सब देखकर मुट्ठी बीचते हुए डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़े थे। वो ठीक है, नॉर्मल है, ये कोई मुआवजा है मिस्टर मरजान काजमी। डॉक्टर ने उसके कंधे पर दबाव डालते हुए मुस्कुराकर कहा था। उसके बेसुकून दिल को करार आया था। कैसे हो सकता है? वो लड़की जिंदा कैसे बच गई? मनवर साहब डॉक्टर की टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से पूछ रहे थे। मैं नहीं जानता। मैंने खुद अपने हाथों से जहर का इंजेक्शन दिया था। उसकी हार्ट बीट भी बंद हुई थी। सबने देखा। डॉक्टर ने परेशान से जवाब दिया था। मगर वो जिंदा है कैसे? मनोहर साहब ने दांत पीस कर कहा। डॉक्टर ने थूक निकलते हुए दरवाजे की जानिब देखा था, जहां शहजाद साहब खड़े थे। मनोहर साहब का वजूद ठंड पड़ चुका था। उनको देखकर चिटा एक जोरदार थप्पड़। आज उन्होंने पहली बार मनोहर साहब पर हाथ उठाया था। मनोहर साहब सर झुका गए थे। एक मासूम सी बच्ची की जान कैसे ले सकते हो तुम? इतने कैसे गिर सकते हो तुम? शहनशाह साहब ने उसे गिरेबान से पकड़ रहा था। जान से मार देगा वो तुम्हें। तुम्हारे चाचा होने का भी लिहाज नहीं करेगा, जानते हो? शहनशाह साहब ने गजदार लहजे में कहा, जिस पर वो खौफ से मनोहर साहब के हाथ कांपे थे। ऐसी औलाद पर थू है, जानता था। जायदाद की चमक दफ्त ने तुम्हारी आंखें चुंदियां दी है, मगर तुम दिमाग से आंधे होकर एक मासूम बच्ची की जान ले लोगे, ये नहीं सोचा था। शहनशाह साहब ने हकारत का गिरबान छोड़ा था। वो कोट ठीक करते हुए दरवाजे की तरफ देख गए थे। माजी वो संजीदगी से अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। आज उसे बहुत मार पड़ी थी। स्कूल में लड़ाई करने पर उसने गुस्से से मुंह फैलाया था। वो सारा गुस्सा किताब को घूर कर निकाल रहा था। जान उसकी आवाज पर वो हफ्की से रूह बदल कर बैठा था। मामू ने फिर आपको मारा? उसके पास बैठते हुए बोली। सो वट, वो रोज ही मारते हैं। वो तंज करते हुए बोला था, आपको फाइट नहीं करनी चाहिए। यू आर माई एंजल। वो मोहब्बत से बोली थी, जिस पर वो संजीदगी से उसकी तरफ देख गया था। आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। उसके हाथ पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली थी, जबकि वो लपीचते हुए अपना हाथ पीछे खींच चुका था। आप नाराज हो हमसे? मामू ने आपको हमारी वजह से मारा। वो हफ्ते से कहते हुए उसके पास आकर बैठी थी। जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ना है। वो बुक उठाते हुए बोला था। वो जल्दी से उठते हुए उसका चेहरा पकड़ते हुए उसके गाल पर होंठ फड़ाकर हंसते हुए बाहर भागी थी। उफ माम। वो गुस्से से चिढ़ते हुए बुक नीचे फेंक गया था। ताबश बेगम जल्दी से अंदर आई थी। वो गाल पर हाथ रखता हुआ हफ्ते से उन्हें देख गया था। फिर से? ताबश बेगम ने हैरानी से देखकर पूछा था। उस बेवकूफ को समझाए, मुझे गुस्सा दिलाती है बार बार। वो एक बार फिर गाल पर हाथ रगड़ते हुए गुस्से से बोला था। बेटा वो छोटी है, साले को भी ऐसे ही करती है। ताबश बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए हंस कर समझाया। डॉक्टर हम कब तक गार्ड लेकर जा सकते हैं ज़ारा को? देखिए पेशेंट खतरे से बाहर है। आप गार्ड लेकर जाना चाहते हैं तो बेशक लेकर जा सकते हैं, मगर बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और कब तक होश आएगा हम कुछ नहीं कह सकते। नदीम कार निकालो, हम घर जा रहे हैं। मरजान की बात सुनकर सामने उसकी तरफ देखा था, जहाँ से बेहतर ख्याल घर पर रखा जा सकता है। मनोहर साहब को साथ नजर देखते हुए वो बोला, जिस पर वो गड़बड़ा गए थे। ओके, जैसे आप बेहतर समझे। हॉस्पिटल से उसे अपने फार्म हाउस लाया था। इस बारे में सिर्फ शहनशाह साहब जानते थे, जहाँ बेहद सिक्योरिटी थी। वो अक्सर जहाँ आया करता था। इस जगह के बारे में नदीम के अलावा कोई नहीं जानता था। डॉक्टर्स और नर्स का पूरा स्टाफ उसने उसके ख्याल रखने के लिए तैयार करवाया था। सब घर अलग कार से गए थे और उसे लेकर अलग से फार्म हाउस गया था। एक इंच आंच तक नहीं आने दूंगा अब ज़रा, प्रॉमिस। उसे बैठ पर लटाते हुए उसकी पेशानी पर लब रखकर संजीदगी से बोला था। वो आंखें बंद किए बिल्कुल खामोश थी।